आज हम हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान में मूल अधिकारों का वर्णन करेंगे। मूल अधिकार किन्हें कहते हैं, कितने प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ था, किनके द्वारा किया गया था, और आज हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को। अब सबसे पहली बात आती है कि कहते किसे हैं मूल अधिकार। आप बता सकते हैं, आप लोगों को दिए गए हैं, हमें दिए गए हैं, भारतीय नागरिक होने के कारण हम लोगों को मूल अधिकार दिए गए हैं। तो कहते किसे हैं मूल अधिकार? किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, शारीरिक या मानसिक रूप से संपूर्ण विकास के लिए ये मूल अधिकार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय लोगों को ये मूल अधिकार दिए गए हैं। अब बात आती है कि मूल अधिकार कितने हैं, बता सकते हैं आप कितने मूल अधिकार हैं? टोटल मूल अधिकार हैं 6। सही है ये? टोटल मूल अधिकार कितने हैं? 6। लेकिन अगर बात हम ये करें कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तब कितने थे? तब थे मूल अधिकार 7। कौन सा मूल अधिकार हटा दिया? कौन से मूल अधिकार को हटा दिया गया है? तो वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मूल अधिकार था, इसे अब हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो हुआ था 1979 में। जो 44वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था? 1979 में। और इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। और अब वर्तमान में क्या है ये? संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? ये कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। यानी कि आप अपनी संपत्ति के मैटर को लेकर कानून की शरण में जा सकते हैं। 300 के अनुच्छेद के अंतर्गत इसका जो वर्णन किया गया है, कहाँ किया गया है? 300 के अंतर्गत। ये तो संपत्ति के अधिकार की बात हो गई, जो कि वर्तमान में आपका कानूनी अधिकार है। अब हम बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। क्या इन मौलिक अधिकारों में कोई फेरबदल भी किया जा सकता है? कोई संशोधन भी हो सकता है क्या? तो मौलिक अधिकारों के संबंध में या संविधान के किसी भी अनुच्छेद या पूरे संविधान के संबंध में एक अधिनियम या एक संविधान संशोधन हुआ था। 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन हुआ था। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये कहा गया कि जो संसद है, संशोधन का अधिकार किसके पास है? संशोधन केवल कौन कर सकता है? आप कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ? नहीं, केवल संविधान में संशोधन का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया कि जो संसद है कोई भी फेरबदल, कोई भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें फेरबदल नहीं कर सकती। यानी कि जो संविधान का ढांचा है उसको नहीं बदल सकती है। उसके अंदर कही गई बातों में ये हम देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई संशोधन होता रहता है, कोई अनुच्छेद जोड़ दिया जाता है या उसमें कोई ना कोई फेरबदल कर दिया जाता है, लेकिन जो संविधान का जो मूल रूप है उसमें कोई भी फेरबदल संसद नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों को हटा दे, ये संभव नहीं है। तो ये किस संविधान संशोधन में कहा गया? 24वें संविधान संशोधन में। अब आगे हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार दे दिए गए हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक?
अनुच्छेद 12 से 32 तक। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 12 से 32 तक। कौन से भाग में? भाग 3 में। कौन से भाग में है? भाग 3 में। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से 32 तक। अब आगे बात करते हैं। मौलिक अधिकार दे दिए संविधान में, लेकिन ये कौन निर्धारित करेगा? या ये मान लीजिए भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दे दिए, ये भी संभव है कि इन मूल अधिकारों का हरण भी कर लिया जाए, या जो व्यक्ति है उसे जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसमें राज्य के द्वारा या केंद्र के द्वारा कोई हस्तक्षेप भी किया जा सकता है, या व्यक्ति को जो मूल अधिकार दिया गया है उसको समाप्त भी किया जा सकता है, या ये भी हो सकता है कि जो मूल अधिकार तो दे दिए संविधान ने, लेकिन वास्तविकता में ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो इसके लिए नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है? तो जो मूल अधिकार है इनकी रक्षा के लिए जो नागरिक हैं वो न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि वो व्यक्तियों के, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करे, जबकि जो मूल कर्तव्य हैं उनके संबंध में ऐसी बात नहीं कही गई है। यानी कि जो मूल अधिकार हैं वो क्या हैं? वो वाद योग्य हैं। मूल अधिकार वाद योग्य हैं। आप इनके लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, जबकि मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, उनके लिए आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। अब आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं। अपने जो मूल अधिकार हैं वैसे स्टार्ट होते हैं मूल अधिकार 14 से, ठीक है, 14 से 30 तक और फिर 32। स्टार्टिंग वाले जो 2 अनुच्छेद हैं उनमें क्या है? जो 12वां अनुच्छेद है उसमें राज्यों की परिभाषा दी गई है या राज्यों का वर्णन किया गया है। जो 12वां अनुच्छेद है उनमें राज्यों का वर्णन किया गया है। और 13वें अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का वर्णन किया गया है। कहाँ से ली गई है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था? ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है जिसका वर्णन कहाँ हुआ है? अनुच्छेद 13 में। कहाँ से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन? अमेरिका से। कहाँ से आया है ये? अमेरिका से। ये हो गए 2 अनुच्छेद, ठीक है। आगे हम अब मूल अधिकारों की वास्तविक जो मूल अधिकार हैं उनकी बात करते हैं। कौन कौन से मूल अधिकार हैं? सबसे पहले अनुच्छेद 14, जो पहला मूल अधिकार है वो है हमारा समानता का अधिकार। पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार। सभी को समान माना गया है, सभी को समान रूप से अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार समानता का मूल अधिकार। इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 14 से 18 तक। समानता के मूल अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 14 में वर्णन है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। क्या अर्थ है इसका? बता सकते हो आप? कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, चाहे वो राजा हो या फिर रंक या कोई राष्ट्रपति हो या सामान्य नागरिक, कानून सभी के लिए समान है। ये किस में कहा गया है? कौन से अनुच्छेद में? 14वें अनुच्छेद। फिर हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। क्या कहा गया है दूसरे अनुच्छेद में? दूसरा अनुच्छेद है धर्म, जाति, लिंग,
के आधार पर भेदभाव निषेध है। आधार पर भेदभाव निषेध कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ये 15वें अनुच्छेद में। इसका क्या अर्थ है? धर्म के आधार पर राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। धर्म हो, चाहे वो जाति हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जो राज्य है वो किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ये 15वें अनुच्छेद में। नेक्स्ट है फिर कानून के समक्ष समानता। मान लीजिए कोई किसी पोस्ट पर है, कानून के समक्ष समानता का अर्थ क्या है? मान लीजिए कोई किसी ऊंची पोस्ट पर है तो उसके लिए कानून अलग नहीं होगा, कोई नीची पोस्ट पर है या कोई सामान्य नागरिक है तो उसके लिए भी कानून समान है। ये चीज़ अलग हो गई। ये तो आपका पर्टिकुलर, आप किसी धर्म या जाति से अगर संबंधित है तो उसके आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। कानून के समक्ष समानता, ये इसमें पद आ गए आपके, ठीक है ना। और धर्म और जाति या लिंग, स्त्री या पुरुष कोई भी हो, सभी व्यक्ति समान माने जाएंगे। नेक्स्ट है फिर राज्य के अधीन नौकरियों की समान अवसर। अवसर की समानता, अवसर की समानता कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 16। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं या कुछ आलोचनाएं भी होती रहती हैं इसकी, कि अवसर की समानता, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इसमें कई बार आरक्षण दिए जाने के कारण इसकी आलोचनाएं होती रही हैं। लेकिन भारतीय संविधान में तो मौलिक अधिकार के रूप में ये अधिकार दिया गया है कि सभी को अपनी योग्यताओं के अनुसार अवसर के समान मौके दिए जाएंगे, यानी कि सभी को आगे बढ़ने के अवसर समान रूप से मिलेंगे। नेक्स्ट है इसमें अस्पृश्यता निषेध। अस्पृश्यता का निषेध क्या होता है? ये अस्पृश्यता क्या अर्थ है इसका? अस्पृश्यता निषेध का वर्णन कहाँ किया गया है? 17वें अनुच्छेद में। इसे 17वें अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को निषेध कर दिया गया है, यानी कि जो छुआछूत जैसी, जो पहले के समय में जो छुआछूत जैसी जो भावनाएं चल रही थी, उनका अंत करने के लिए अस्पृश्यता निषेध कानून बनाया गया, जो जिसका वर्णन कहाँ किया गया है? 17वें अनुच्छेद में। लेकिन धीरे धीरे इसमें कुछ फेरबदल किया गया और इस अस्पृश्यता निषेध को नया नाम दे दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या कहते हैं इसे? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो अस्पृश्यता अधिनियम को क्या कहा जाने लगा है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। फिर इसके बाद नेक्स्ट है उपाधियों का निषेध। उपाधियों का निषेध कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18। क्या है इसमें? पहले के समय में ब्रिटिश शासन काल में जो भी जमींदार थे या जो पैसे वाले लोग थे, उन्हें कई प्रकार की उपाधियां प्रदान कर दी जाती थी, लेकिन भारतीय संविधान के द्वारा इन उपाधियों को निषेध कर दिया गया, या भारतीय गवर्नमेंट या कोई व्यक्ति किसी को इस प्रकार की कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। हालांकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा हर साल पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे कई उपाधियाँ दी जाती हैं, लेकिन ये
इस श्रेणी में नहीं मानी जाती हैं क्योंकि वो एक विशेष योग्यता के आधार पर आधारित होती है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव उसमें नहीं होता है। लोगों को आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है या बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन इन उपाधियों का निषेध के अंतर्गत जैसे कोई जमींदार है, उसे एक अलग दर्जा देने के लिए, अलग दिखाने के लिए अगर कोई उपाधि दी जाती है तो इस प्रकार की उपाधियां नहीं दी जाएंगी। तो ये हो गया हमारा समानता का अधिकार। पहला जो मूल अधिकार है वो कौन सा है? समानता का मूल अधिकार। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक? 14 से 18 तक, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार से व्यक्तियों को समान मानने के प्रावधान दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे मूल अधिकार की। दूसरा मूल अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का मूल अधिकार। वो सभी को चाहिए या नहीं? स्वतंत्रता का मूल अधिकार, अनुच्छेद स्वतंत्रता का मूल अधिकार। स्वतंत्रता का मूल अधिकार सभी को ये दूसरा मूल अधिकार है। सभी को स्वतंत्रता चाहिए, सभी स्वतंत्र होकर सोचना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। आप लोग भी ये चाहते हैं कि मम्मी पापा टोके नहीं, हम आराम से जहाँ इच्छा हो वहाँ जाएं, जितनी इच्छा हो उतना सोएं, पढ़ने के लिए कोई ना बोले। ये स्वतंत्रता हमें चाहिए। तो ये हमारा मूल अधिकार है कि हम कुछ भी करें, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन ना हो। ये हमारा मूल अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आपको घर में पापा ने पढ़ने के लिए बोल दिया, मम्मी ने पढ़ने के लिए बोल दिया और हम चले गए सीधे न्यायालय में, कि हमारी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। नहीं, वो आपके लिए है, वो आपके भविष्य के लिए है, तो उसमें स्वतंत्रता का हनन नहीं है। वो बाउंडेशन आपके लगानी जरूरी है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार में जो पहला मूल अधिकार है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत पहले स्वतंत्रताएं दी गई थी 7 प्रकार की। अनुच्छेद जो 19 है उसके अंतर्गत स्वतंत्रताएं दी गई थी 7 प्रकार की, लेकिन वर्तमान में है ये कितनी? 6। कौन सी स्वतंत्रता हटा दी गई? संपत्ति की स्वतंत्रता, इसको हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? कौन से संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? स्वतंत्रता की बात भी हम करते हैं तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? 44। अब वर्तमान में है ये स्वतंत्रताएं कितनी? 6 स्वतंत्रताएं हैं। और ये 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत पहली जो स्वतंत्रता है वो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो तो बहुत ज़्यादा जरूरी है या नहीं? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप लोगों को बोला जाए कि बिल्कुल चुप रहिए, अभी तो खैर आप चुप ही होंगे या इस वीडियो को देख रहे होंगे तो भी कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होगा और सोच रहे होंगे कि कुछ ना कुछ हम बोले, अगर लाइव होते तो ज़रूर बोलते, है ना? तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 क में। ठीक है, सभी व्यक्तियों को, चाहे वो सही हो या गलत, सभी लोगों को, भारतीय नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो बहुसंख्य लोग हैं उनके विचार अलग हैं और आप अकेले के अगर विचार अलग हैं तो भी आपको अपने विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता है। दूसरी स्वतंत्रता कौन सी है? दूसरी स्वतंत्रता है अस्त्र शस्त्र रहित, अस्त्र शस्त्र रहित, अस्त्र शस्त्र रहित
शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता क्या है, इसमें क्या कहा गया है? आए दिन कुछ न कुछ सम्मेलन होते रहते हैं, संगोष्ठियाँ होती रहती हैं, तो उनकी अनुमति तभी दी जाएगी जबकि वो शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की जाएगी। अगर उसके अंतर्गत अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता है या हिंसक गतिविधियां की जाती हैं तो उस सम्मेलन को रोका जा सकता है। तो फिर वो स्वतंत्रता की छूट में नहीं आएगा, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगेंगे। ये जितनी भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है, ये जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं उन पर आपको स्वतंत्रताएं तो दी गई हैं लेकिन उस पर प्रतिबंध भी लगाई गई है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी, ठीक है ना, आप कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन राष्ट्र के विरुद्ध नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं जिससे कि कोई हिंसक घटना घटित हो सके या देश को उससे किसी प्रकार की हानि हो सके। उसी प्रकार से अगर सम्मेलन कर रहे हैं तो वो शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर राष्ट्र को, राज्य को कोई नुकसान होता है, हिंसक घटनाएं घटित होती हैं तो ऐसे सम्मेलन को आयोजित करने से रोका जा सकता है। तीसरी स्वतंत्रता, तीसरी जो स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप जो अपने ग्रुप बना लेते हैं ना, उसी प्रकार से संघ भी बनते हैं कि आप अपनी इच्छाओं या विचारधाराओं के अकॉर्डिंग, विचारधाराओं के हिसाब से कोई भी संघ बना सकते हैं। संघ बनाने के लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी विचरण करने की या घूमने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता, ये तो हम जानते ही हैं, ये तो हम जानते ही हैं कि हम कहीं पर भी, पूरे भारत में कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई टोका टोकी नहीं है। हम केवल पहले, अभी वर्तमान में भी अगर जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो कुछ एंट्रीज वगैरह करनी होती हैं, लेकिन इसके अलावा हम भारत में कहीं भी, किसी भी स्टेट में, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट स्वतंत्रता है, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्वतंत्रता है व्यापार करने की स्वतंत्रता या आजीविका संबंधी स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप अपनी योग्यताओं के हिसाब से आपकी आजीविका चलाने के लिए किसी भी व्यापार को, किसी भी कार्य को करने के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं। इसमें भारतीय सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का या राज्य सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो ये 6 स्वतंत्रताएं हैं जो कि स्वतंत्रताओं के 19वें अनुच्छेद में आप लोगों को दी गई है। ये हो गई आपकी स्वतंत्रताएं, ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अब आगे है अनुच्छेद 20, क्या है उसमें? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत है आपका अनुच्छेद 20 में है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या कहा है ये, क्या अर्थ है इसका?
अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका अर्थ है जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आप निर्दोष ही कहे जाएंगे। आपको उस कार्य के लिए, मान लीजिए अभी कोई कानून बना हुआ है, ठीक है, अभी तो वो कानून ठीक है, बिल्कुल सही है, उस कोई भी व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है तो वो अपराध नहीं है। आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि वो कानून गैर कानूनी हो जाए। आने समय में ये हो सकता है कि वो कानून गैर कानूनी हो जाए तो आपको उस कानून के लिए भी सज़ा नहीं दी जा सकती है। और दूसरी बात, जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं होगा आप अपराधी नहीं कहे जाएंगे। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है ये? अनुच्छेद 20 में। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। क्या है अनुच्छेद 21 में? 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता भारतीय संविधान के द्वारा आपको दी गई है। और जब मान लीजिए आपातकाल लग भी जाता है तो भी ये स्वतंत्रता आपसे नहीं छीनी जाएगी। इसके अलावा जितनी भी स्वतंत्रताएं आप लोगों को दी गई हैं, अगर आपातकाल लग जाता है तो वो सारी स्वतंत्रताएं आपसे गवर्नमेंट छीन सकती है, कुछ समय के लिए समाप्त कर सकती है। लेकिन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता जो है वो स्वतंत्रता आपके पास आपातकाल में भी बनी रहती है। जानते हो क्या आपातकाल क्या होता है? इमरजेंसी लागू हुई है क्या कभी अपने? ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में, ठीक है। अब इसके बाद अनुच्छेद 21 का देह शरीर, शारीरिक स्वतंत्रता, ठीक है। आपसे आपके शरीर को, आपके प्राण को कोई नहीं छीन सकता है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं और ये आपके पास हमेशा रहेगा आपातकाल में भी। फिर है अनुच्छेद 21 का, क्या है इसमें? एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन क्या था इसमें? संविधान संशोधन इसमें क्या था? इसके द्वारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 का जोड़ा गया, जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बालकों या बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ये जो अनुच्छेद है 86वां जो संविधान संशोधन है, जिसके अंतर्गत कहा गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है, ये जो अनुच्छेद है आपको मूल अधिकारों में भी मिलेगा, मूल कर्तव्य में भी मिलेगा और नीति निर्देशक तत्व में भी मिलेगा। ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो आपको मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य तीनों में ही इसका वर्णन किया गया है। और क्या है इसमें? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। क्या है इसमें? अनुच्छेद 22 क्या है? बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, क्या अर्थ होता है इसका? बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण से क्या अर्थ है? तो इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसे पास के न्यायालय में उपस्थित करवाना बहुत ज़रूरी है। बंदीकरण, जो बंदी बनाया गया जो व्यक्ति है, उसे 24 घंटे के भीतर पास के न्यायालय में ले जाना अनिवार्य है। ये इस बंदी की स्वतंत्रता का अधिकार है। ये अधिकार बंदी को दिया गया है कि वो उसे पास के न्यायालय में ले जाया जाए।
आगे की क्लास हम कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।